हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। शिव शक्ति चैनल से मैं अनुराधा आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हिंदी में आज का टॉपिक रहेगा आपका समास। ट्रिक से करेंगे, ठीक है। चलिए, टॉपिक का नेम है आज का समास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से। समास है क्या, बना कैसे है, पहले तो ये देखिए। सम प्लस आस। समास सम का मीनिंग है एक जैसा, और आस का मीनिंग है नियर, जिसे आप कहते हो पास वाला, ठीक है। और समास का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछा जाए वो है संक्षिप्त। यानी अगर आपसे वन वर्ड में पूछ ले कि समास का शाब्दिक अर्थ बताइए तो आंसर क्या रहेगा, संक्षिप्त। अब समास की डेफिनेशन पर आ जाते हैं। समास है क्या, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने से जो एक नया सार्थक शब्द बनता है, समास कहलाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में डेफिनेशन आ जाती है और आपसे पूछा जाता है ये क्या कहलाता है। ऑप्शन में दे देते हैं समास, संधि, वर्ण, अक्षर या कोई भी टॉपिक का नाम आपके पास डाल देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने से जो एक नया सार्थक शब्द बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप मोस्टली क्या कहते हो, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से मिलकर बनने वाला एक नया शब्द समास कहलाता है। नहीं, सार्थक वर्ड बीच में जरूर आना चाहिए। सार्थक का मीनिंग होता है जिसका अर्थ होता है। अब जिसका अर्थ होगा वही तो आपका सार्थक हुआ, ठीक है। तो वो समास कहलाता है। जैसे मैंने आपको दे दिया राजमहल, और जब मैंने इसका विग्रह किया राजा का महल, राजा का महल क्या हुआ, राजमहल। अब देखो, राजा का महल, तीन शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना है आपका राजमहल। जो ये बना है उसका अर्थ यही है, एक जैसा, ठीक है। तो यानी ये क्या है, आपका सार्थक है, और ये तीनों शब्द मिलकर एक जैसा वही अर्थ दे रहे हैं, राजमहल। और राजमहल आपने कैसे लिख दिया, संक्षिप्त रूप से लिख दिया। राजमहल का हो या राजा का महल का हो, अर्थ एक ही है, तो वो क्या कहलाया आपका, समास। सबसे पहले सब प्लस आस, समास, मीनिंग है एक जैसा, यानी जो शब्द बनाओगे वो दोनों एक जैसे होंगे। समास का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछ ले तो क्या होगा, संक्षिप्त। समास आपसे पूछे क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने से मिलकर बनने वाला एक नया सार्थक शब्द क्या कहलाता है, समास कहलाता है, ठीक है। सार्थक वर्ड आपने भूलना नहीं है, एक होता है सार्थक, और सार्थक का अपोजिट क्या है, निरर्थक। सार्थक जिसका अर्थ हो, निरर्थक जिसका अर्थ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ सार्थक शब्द जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। यहाँ तक नोट कीजिए। आगे हैं आपके समास के भेद, यानी समास कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मौलिक रूप से समास के कितने भेद हैं,
मौलिक यानी स्टार्टिंग में जब शुरुआत हुई थी तब इसके 4 भेद थे। कौन से? अव्ययीभाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, चौथा बहुव्रीहि। अगर आपसे पूछा जाए समास के कितने भेद हैं तब आंसर आएगा 6। ये अलग क्वेश्चन है, यही लिख देती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि समास के कुल कितने भेद हैं, तब आंसर रहेगा 6। ठीक है। जो ये आपका तत्पुरुष समास है इसको आगे 2 भागों में फिर बांटा गया है। कौन कौन से? एक है कर्मधारय और दूसरा है द्विगु। ठीक है। जो आपका कर्मधारय समास है और द्विगु समास है वो तत्पुरुष के पाठ है, इसलिए आपको बताया। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आता है दिए गए भेद में से कौन सा तत्पुरुष का भाग है, उस समय आप फंस जाते हो। तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि जो कर्मधारय है और द्विगु है वो तत्पुरुष समास के भाग है। ठीक है। वैसे मौलिक रूप से आपके 4 है और कुल आपके 6 हैं। अब 6 कौन से? 5वां तो यही आ जाएगा आपका और 6ठा ये होगा, यानी कुल 6 हैं, मौलिक रूप से 4 है। अब हम इन्हें डिफाइन करेंगे, पहले आप ये नोट कर लीजिए। सारा ट्रिक से करवाऊंगी, ये तो एक बार स्टार्टिंग है जो आपको बतानी जरूरी थी क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी निकल आता है। ठीक है, चलिए अब जैसे आपका पहला है अव्ययीभाव। अव्ययीभाव समास, अव्यय जहां पर आपके उपसर्ग जुड़े हुए होते हैं वो अव्ययीभाव कहलाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं जहां पर पूर्व पद की प्रधानता हो, पूर्व पद की प्रधानता हो, पूर्व पद की प्रधानता मीन्स अर्थ कहां से निकले? पूर्व पद से निकले। आपको पूर्व और उत्तर दोनों पदों का पता होना चाहिए। अब जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया, मैं आपके सामने लिख रही हूं यथा शक्ति, 2 शब्द हैं यथा और शक्ति। आपको ये कंफ्यूजन रहती है कि पूर्व पद कौन सा है, उत्तर पद कौन सा है। पूर्व मीन्स पहला, उत्तर मीन्स दूसरा। आप में से मोस्टली इसको पूर्व पद कहते हैं और यहीं से आपका क्वेश्चन रूम हो जाता है। देखो हम जब मैथ में इकाई, दहाई या वंस टेंस करते हैं वो कहाँ से करते हैं? पीछे से शुरू करते हैं। तो यहाँ भी आपका पूर्व पद पीछे ही है, ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब मैंने क्या बताया, जहां पर पूर्व पद की प्रधानता हो या जहां अर्थ पूर्व पद से निकले वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। अब यथा शक्ति तो अर्थ क्या होगा? शक्ति के अनुसार। तो अर्थ कहां से निकल रहा है? पीछे से निकल रहा है, यानी पूर्व पद से निकल रहा है। तो आपकी ट्रिक बन जाती है, जहां आप अर्थ पीछे से निकालते हो वहां अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, पहले यहां तक कीजिए। जहां भी अर्थ आपका पूर्व पद से निकले या पीछे से निकले, प पूर्व प पीछे, पिछले शब्द से निकलेगा वहां आपका अव्ययीभाव समास होगा। बस 3 रूल बताती हूँ। एक तो आपको बता ही दिया, अर्थ पूर्व पद से, पूर्व पद यानी पीछे के शब्द से, निकले। दूसरा उन
उपसर्ग का प्रयोग हो। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अव्ययभाव समास आपका उपसर्ग से मिलकर बना है। तीसरा, शब्दों की आवृत्ति बार बार हो। शब्दों की आवृत्ति कैसे, यानी आवृत्ति का मीनिंग होता है रिपीटेशन। जहां कोई शब्द बार बार रिपीट होगा वहां भी आपका अव्ययभाव समास होगा। अब देखो मैंने कहा अर्थ पूर्व पद से निकले यानी पीछे से निकले, तो यथाशक्ति हो गया आपका, यथा क्रम हो गया क्रम के अनुसार, ठीक है। अब उन उपसर्ग का देखो हम क्या करते हैं, मोस्टली संख्या देखकर द्विगु लगा आते हैं, पर यहाँ देखो उन उपसर्ग, उन का अर्थ होता है एक कम, उनका अर्थ एक कम। जैसे आपके पास 29 आ जाए, काउंटिंग में लिख देती हूँ, 29 आ जाए, 19 आ जाए, 39 आ जाए, 49 आ जाए, 59 आ जाए, 69 आ जाए, 79 आ जाए। अब यहाँ तक तो आप उन बोल रहे हो, ठीक है, और यही मैंने आपको लिखा है। तो 19 का क्या अर्थ है, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वो क्या कहते हैं, अगर किसी को 19 रुपए देने हैं तो क्या कहते हैं कि एक कम 20 दे दो, एक कम 30 दे दो, एक कम 40 दे दो, एक कम 50 दे दो। तो वो क्या प्रयोग कर रहे हैं, उन प्रयोग कर रहे हैं। वो कभी भी नहीं कहते कि 29 दे दो, 19 दे दो, या 49 दे दो, या 39 दे दो। वो ऐसे ही बोलते हैं कि एक कम 20 दे दो, एक कम 40 दे दो। तो वो क्या है, उन। तो हमें संख्या देखते ही द्विगु नहीं लगाना, बताऊंगी ये डिफरेंस क्या है आपको आगे। तो जहां भी आपकी ऐसी संख्या आ जाए, अब देखो मैं 79 क्यों नहीं ले रही हूँ, 89 क्यों नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ये तो नव से शुरू है और मैंने बात की है उनकी, तो उन तो यहीं तक आया ना आपका। इसलिए जहां भी उन उपसर्ग का प्रयोग होगा वहां आपका अव्ययभाव समास होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया शब्दों की आवृत्ति बार बार हो। शब्दों की आवृत्ति कैसे, जैसे कि आपके पास आ गया धड़ाधड़, अब देखो धड़ धड़, ठीक है, गड़ागड़ गड़गड़ या गड़ागड़, तो आप कहते हो गड़गड़ बादल चमक रहे हैं या गड़ागड़ बादल चमक रहे हैं। तो गड़ागड़ में गड़गड़ रिपीट है, धड़ाधड़ बारिश हो रही है, तो धड़धड़ रिपीट है। तो जहां भी शब्द रिपीट होंगे, आप बोलते हो दिनों दिन, दिनों दिन, तो क्या आ रहा है, दिन और दिन। तो जहां भी शब्दों की रिपीटेशन होगी वहां भी अव्ययभाव समास होगा। तो 3 रूल बनते हैं आपके। पहला क्या, अर्थ पीछे के शब्द से निकलेगा। दूसरा, उन उपसर्ग का प्रयोग होगा, बोलने से आपको पता चल जाएगा। तीसरा, शब्दों की आवृत्ति बार बार होगी, यानी कोई शब्द रिपीट होगा तो वहां कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास होगा। अगर आपको ये 3 रूल क्लियर हो जाते हैं, माइंड में फिक्स हो जाते हैं, आपका अव्ययभाव कभी भी गलत नहीं होता। बस एक बात ध्यान रखना, पूर्व पद पीछे वाला होता है और उत्तर पद आगे वाला होता है, तो कभी भी गलती से इसको पूर्व और इसको उत्तर मत कर देना, ठीक है। तो ये है आपका अव्ययभाव समास, आप इसे देख लीजिए। आपको कहीं भी कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर आपको दूंगी, ठीक है। और आप साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, उस पर मैं डेली क्विज डालती हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो टॉपिक आपका दिन में होगा उसकी क्विज मैं साथ ही आपके पास डाल देती हूँ। टेलीग्राम का लिंक मेरे चैनल में दिया हुआ है, चैनल के नीचे ही आप वहां से ले सकते हैं। उसके बाद है आपका सेकंड, तत्पुरुष समास। अभी हमने किया था कि अव्ययभाव समास में अर्थ कहाँ से निकल रहा था, पूर्व पद से। तो तत्पुरुष समास में अर्थ कहाँ से निकलेगा, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, उत्तर पद यानी आगे वाला। अभी देखो
राजमहल। अगर मैं, ये है आपका उत्तर पद और ये है आपका पूर्व पद। अगर मैं पूर्व पद से बोलना चाहूं तो महल का राज बनेगा, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। तो मैं क्या बोलूंगी, राजा का महल। तो यहाँ कौन सा समास है, अर्थ कहाँ से है, स्टार्टिंग से है, यानी उत्तर पद से। अपने माइंड में ट्रिक फिट कर लो कि जहां अर्थ पीछे से निकलते हैं वहां अव्ययी भाव होता है, जहां अर्थ आगे से निकलता है वहां तत्पुरुष होता है। ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जहां पर उत्तर पद प्रधान हो वहां कौन सा समास होता है, जहां पर पूर्व पद प्रधान हो वहां कौन सा समास होता है, और कई बार लिख देते हैं जहां पहला पद प्रधान हो वहां कौन सा समास होता है, या जहां दूसरा पद प्रधान हो वहां कौन सा समास होता है। तो पहला मीन्स पूर्व, दूसरा मीन्स उत्तर। पहले की बात हो रही है तो अव्ययी भाव है, दूसरे की बात हो रही है तो तत्पुरुष है। अब आपने एक बात और नोट की होगी, राजमहल मीनिंग क्या बनेगा, राजा का महल। अभी हमने अव्ययी भाव किए थे, वहां कहीं भी कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं हो रहा था, पर यहाँ पर कारक चिन्ह आपके प्रयोग हो रहे हैं, ये कारक चिन्ह है आपका, ठीक है। तो आपके पास अगर क्वेश्चन ये आ जाए ऐसा कौन सा समास है जिसमें कारक चिन्हों की प्रधानता होती है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, तत्पुरुष समास, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मैं आपको कारक चिन्हों के बारे में बताती हूँ। क्या है कारक चिन्ह, कारक चिन्हों के बिना हमारा वाक्य है अधूरा है। देखो मैं आपको बोल दूं, राम रावण मारा, अब मैंने सिर्फ शब्द लिखे हैं, कारक चिन्ह तो कहीं प्रयोग नहीं किए, और कारक चिन्ह प्रयोग नहीं किए तो हमारा सेंटेंस कैसा है, अधूरा है, मीनिंगलेस है, कोई अर्थ नहीं दे रहा है, क्योंकि राम ने रावण को मारा। आप देखो जब मैंने इसमें कारक चिन्ह लगाए तो ये सेंटेंस अर्थ देने लगा। तो हमारे तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास या कोई भी वाक्य उठा लो, कारक चिन्हों के बिना हम पूरा नहीं कर सकते, व्याकरण इसी का नाम है, ठीक है। अब कारक चिन्ह कितने हैं, हमारे पास यहाँ भी 2 क्वेश्चन निकल आते हैं। अगर क्वेश्चन आए कुल कारक चिन्ह या टोटल कारक चिन्ह, सबसे पहली बात चिन्ह होता है, चिन्ह नहीं होता, ये आपका वर्तनी शुद्धि में भी आ सकता है, ठीक है। तो टोटल कारक चिन्ह कितने हैं, 8 हैं। समास में कितने प्रयोग होते हैं, समास में प्रयोग होने वाले कारक चिन्ह 6 है। अब ये कारक चिन्ह कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ लिखिए कारक और यहाँ लिखिए उनके सिंबल यानी चिन्ह। सबसे पहले कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, और यहाँ ब्रैकेट में अलगाव, फिर है आपका संबंध का, के, की या गा, गे, गी, अधिकरण में, पर, 1 1 2 3 4 5 6 7, एक और रहता है आपका संबोधन, यहां लिख देते हैं संबोधन, साइन है इसका हे, अरे। अभी मैंने आपको कहा कि टोटल कारक चिन्ह 8 है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8, और समास में कितने प्रयोग होते हैं, 6। तो कौन से 2 प्रयोग नहीं होते, तो पहला
और आखिरी आपका कभी भी समास में प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो कहाँ से शुरू होते हैं? करण से शुरू होते हैं और ये एज इट इज पेपर में पूछ लिए जाते हैं। कभी तो आपका कारक चिन्ह ही पूछ लेते हैं कि करण कारक का कौन सा चिन्ह है, नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा कि पहला और आखिरी प्रयोग नहीं होता। अब एक बच्चे ये भी मिस्टेक कर देते हैं कि ये प्रयोग नहीं होता तो यहाँ से शुरू कर लो, नहीं, बड़ा तो यही रहेगा। ठीक है, तो प्रथमा यहीं से शुरू होगा। कई बार विभक्तियां आ जाती हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी। ठीक है, अब देखो इसको तो छोड़ दो, ये तो प्रयोग नहीं होता, इसको भी छोड़ दो। ठीक है, अब सेकंड है कर्म। कर्म का साइन है को। जैसे आपके पास आ गया रथ चालक, क्या मीनिंग है? रथ को चलाने वाला। जब आप डिफाइन कर रहे हो तो अर्थ क्या निकल रहा है? को। अगर आपके पास यही क्वेश्चन आ जाए वो कहें रथ चालक में कौन सा तत्पुरुष है, अब देखो उन्होंने अपने आप बता दिया कि इसमें तत्पुरुष है, पर आपसे पूछा कौन सा तत्पुरुष है। अब देखो आपने इसको सबसे पहले विग्रह करके देखना है, रथ को चलाने वाला। अब वो किसका सिंबल है? कर्म का। या तो ऑप्शन में होगा कर्म तत्पुरुष या ऑप्शन में होगा द्वितीय तत्पुरुष, ऐसे भी डाल सकते हैं ऑप्शन, तो आपको ऐसे चलना है। ठीक है, उसके बाद है करण। करण जैसे आ गया हस्त लिखित, क्या मीनिंग है? हाथ से लिखा गया, यहाँ से भी है और के द्वारा भी है, दो साइन है, जैसे मर्जी बोलो, हाथ के द्वारा लिखा गया। ठीक है, रहीम रचित, रहीम के द्वारा रचा गया। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो के द्वारा आ जाए या से आ जाए तो आंसर क्या रहेगा? करण तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष। यहाँ जो करण है वो साधन के रूप में प्रयोग होता है। भगवान श्री राम ने रावण को तीर से मारा, तो तीर क्या हुआ? साधन हुआ। और जब भी साधन की बात हो तो कौन सा कारक चिन्ह आता है? करण कारक। उसके बाद है संप्रदान। संप्रदान का साइन है के लिए। अब क्या आएगा? प्रयोगशाला, क्या मीनिंग है? प्रयोग के लिए शाला। ठीक है, आपके पास आ जाए यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। अस्तबल, घोड़ों के लिए स्थान। ठीक है, तो जहां भी के लिए आ रहा है तो आंसर क्या बनेगा? या तो चतुर्थी तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष। फिर चलिए आगे अपादान। अब आप कहोगे कि करण में भी से है और अपादान में भी से है, तो हम इन दोनों का डिफरेंस कैसे करेंगे? मैंने पहले ही लिख दिया, यहाँ से का प्रयोग अलगाव के लिए होता है और यहाँ से का प्रयोग अभी आपको बताया साधन के लिए होता है। तो अलगाव कैसे? जैसे मैंने बोला पतझड़, पथभ्रष्ट, मीनिंग निकालो। पतझड़, पथभ्रष्ट। पतझड़, पत्तों का झड़ना। एक बार जो पत्ता पेड़ से झड़ गया, क्या वो दोबारा लग सकता है? नहीं लगता। तो यहाँ क्या हो गई? जुदाई, यानी अलग हो गए। और जहां भी चीजें एक दूसरे से अलग होती है वहां कौन सा कारक होता है? अपादान। आंसर रहेगा अपादान तत्पुरुष या आपका अपादान कौन से नंबर पर है? 5वें नंबर पर, पंचमी तत्पुरुष। और एक चीज बताती हूँ आपको, जब अलगाव हो रहा हो जरूरी नहीं है से आए। ठीक है, अब जैसे पतझड़ है तो मैंने क्या बोला? पत्तों का झड़ना, से नहीं बोला, का बोला है। तो का देखकर आपने संबंध नहीं लगा देना। अब यहाँ क्या है? संबंध नहीं बन रहा है, अलग हो रहे हैं, और चीजें अलग हो चाहे साइन कोई भी हो, आंसर रहेगा अपादान तत्पुरुष। ठीक है, जैसे एक आ जाता है कन्यादान, मीनिंग क्या है? कन्या का दान। ठीक है,
अब भले ही कहा रहा है, पर जब कन्या का दान हो जाता है यानी कन्यादान हो जाता है तो लड़की पेरेंट्स से अलग हो जाती है। तो अलग होने के अर्थ में आपका कौन सा साइन रहेगा? अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष। कई बार ऑप्शन इनसे उठा लेते हैं और कई बार ऑप्शन इनसे उठा लेते हैं, ठीक है। या सीधा पूछ लेते हैं कन्यादान में कौन सा समास है, तो आंसर रहेगा आप क्या निकाले हो? कन्या का दान, ठीक है। कहाँ से मीनिंग निकल रहा है? आगे से निकल रहा है, तो कौन सा हुआ? तत्पुरुष। अगर पूछ लिया कन्यादान में कौन सा तत्पुरुष है, तो आपने देखा जुदाई हो रही है, तो आंसर कौन सा है? अपादान तत्पुरुष, ठीक है। आगे है संबंध का, के, की, गा, गे, गी। जैसे अभी आपको बताया था राजमहल, मीनिंग क्या है? राजा का महल, रिलेशन है, ठीक है। घर की चाबी, रिलेशन है, तो आंसर क्या रहेगा? संबंध तत्पुरुष। उसके बाद है अधिकरण। अधिकरण में है दो साइन, में और पर। जैसे आपके पास आ जाता है अधिकरण। अधिकरण में दो साइन है आपके पास, में, पर। अगर आ गया आपके पास लोक निंदा, क्या अर्थ निकलता है? लोगों में निंदा, में आ रहा है। आपके पास आ गया आप बीती, अपने पर बीती। हम क्या कहते हैं? मैं आप बीती सुनाता हूँ। आप बीती मीन्स अपने पर बीती। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? में, और यहाँ पर क्या आ रहा है? पर। तो कौन सा हुआ? अधिकरण तत्पुरुष। ये नहीं होगा तो ये होगा सप्तमी तत्पुरुष, ठीक है। तो ऐसे चलता है हमारा तत्पुरुष समास। कई बार विभक्तियों से ऑप्शन होते हैं और कई बार आपके कारक चिन्ह से ऑप्शन होते हैं, तो आप दोनों से देखना। क्योंकि अगर तो सीधा ही आ गया कि लोक निंदा में कौन सा समास है, तो आंसर डालोगे तत्पुरुष समास। अगर आ गया लोक निंदा में कौन सा तत्पुरुष है, फिर आपको कारक चिन्हों पर ध्यान देना होगा, इसलिए मैंने आपको कारक चिन्ह यहाँ पर बता दिए। और कारक चिन्ह में आपका सेंटेंस भी आ जाता है, जैसे कि राजा ने निर्धन को वस्त्र दिए और आपसे पूछ लिया कि इसमें कौन सा कारक चिन्ह है, ठीक है। राजा ने, यहाँ तो करता ही है, क्लियर है। और आपसे पूछा निर्धन को, आप कहोगे को तो आपने इसमें बताया है कर्म में, पर कर्म नहीं है। जब भी किसी को कोई चीज दान में दी जाती है तो वहां पर आपका संप्रदान कारक होता है। राजा ने निर्धन को वस्त्र दिए तो दान दिए ना, ठीक है, वापिस तो नहीं लेंगे, तो इट मीन्स कौन सा है? संप्रदान। अगर मैं कहूं गीता ने प्रेस के लिए कपड़े दिए, अब के लिए कपड़े दिए, तो आपका संप्रदान नहीं है, क्योंकि वो हमेशा के लिए थोड़ा दे दिए, वो वापस भी तो आएंगे प्रेस होने के बाद। तो आपने सेंटेंस में इन चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। बच्चा सांप से डरता है, अब बताओ इसमें करण है या आपका अपादान है? बच्चा सांप से डरता है। अब देखो कारण यानी साधन की तो कहीं बात नहीं हो रही, बच्चा सांप से डरता है, अगर डरता है तो क्या होगा? अलग होगा, ठीक है, दूर होगा। जहां भी भय की बात की जाए, घृणा की बात की जाए, अगर हम किसी चीज से घृणा करते हैं, किसी चीज से डरते हैं, तो हम उससे दूर हटेंगे, और दूर हटेंगे तो अलगाव होगा, अलगाव होगा तो अपादान कारक होगा। ये आप ध्यान में रखोगे कि जहां भी जुदाई होगी वहां अपादान कारक होगा, जहां भी साधन होगा वहां करण कारक होगा। उम्मीद करती हूँ आपको कारक चिन्ह और तत्पुरुष समास अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड कर्मधारय। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? जहां उपमेय में
उपमान की कल्पना की जाए अथवा तुलना की जाए। वहां का कर्मधारय समास होता है। जहां उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए अथवा तुलना की जाए, वहां आपका कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ आपको उपमेय और उपमान का पता होना जरूरी है। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या है? जिसके साथ तुलना की जाए। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिसके साथ तुलना की जाए। अगर हम किसी की तुलना कर रहे हैं तो किसी के साथ तो करेंगे ही, ठीक है। तो उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिसके साथ तुलना की जाए। अब उपमेय, ठीक है, जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिसके साथ तुलना की जाए। सपोज करो मैं आपको कहती हूँ पेन से अच्छा मार्कर चलता है। तो मैंने किसकी तुलना किसके साथ की? मैंने पेन की तुलना मार्कर के साथ की। तो अब मैंने कहा जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय है। तो मैं पेन की तुलना कर रही हूँ तो पेन क्या हुआ? उपमेय। और किसके साथ कर रही हूँ? मार्कर के साथ। तो मार्कर क्या हुआ? उपमान। तो जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय है और जिसके साथ तुलना की जाए वो उपमान है। जब आपको ये क्लियर हो जाता है तो कर्मधारय अपने आप क्लियर हो जाएगा। और शॉर्ट ट्रिक ये है कि जहां किसी की विशेषता बताई जाए वहां कर्मधारय समास होता है। अब देखिए यहाँ पर विशेषता ही तो बताई है, मैंने मार्कर की विशेषता बता दी है, पर आपके पास कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि दिए गए शब्द में या दिए गए वाक्य में से उपमेय बताइए, उपमान बताइए। जैसे उन्होंने कहा स्वर्णलता, स्वर्णलता में उपमेय बताइए। आप देखो पहले तो आप इसको डिफाइन करो। स्वर्णलता क्या है? लता कैसी है? सोने जैसी। तो लता की तुलना सोने के साथ। तो लता की तुलना सोने के साथ। तो लता क्या हुआ? उपमेय। और तुलना किसके साथ? स्वर्ण यानी सोने के साथ। तो सोना क्या हुआ? उपमान। और दोनों जहां हो समास कौन सा हुआ? कर्मधारय। ठीक है। आपके पास आ जाए मृग नैनी। मृग यानी हिरण, नैनी मीन्स आंखें। तो आंखें कैसी हैं? हिरण जैसी। तो आंखों की तुलना हिरण के साथ। तो नैनी क्या हुआ? उपमेय। और मृग क्या हुआ? उपमान। और दोनों जहां है कौन सा समास है? कर्मधारय समास। तो जहां तुलना की जाए वहां आपका कौन सा होता है? कर्मधारय। जहां पर किसी की विशेषता बताई जाए कौन सा होता है? कर्मधारय। उपमेय और उपमान आपको क्लियर हो गया होगा। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिसके साथ तुलना की जाए, तो वहां आपका कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। ठीक है। आज यहीं तक करते हैं। हमने 3 पार्ट कर लिए हैं आज समास के। कौन कौन से? अव्ययभाव, तत्पुरुष और कर्मधारय। और उम्मीद करती हूँ आपको तीनों पार्ट क्लियर होंगे। अगर किसी पार्ट में आपको डाउट है तो आप कमेंट छोड़ सकते हो। ठीक है। साथ ही अपने कमेंट भी कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए। मेरे चैनल का नाम है शिव शक्ति। आगे का भाग लेकर हम कल फिर मिलते हैं। ठीक है। थैंक यू।